इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित और लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित जो संस्मरण है मेरे संग की औरतें। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस संस्मरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने जीवन में जिन महिलाओं के साथ उनका संबंध रहा, जो महिलाएं उनके परिवार से संबंधित थी, उन महिलाओं के व्यक्तित्व के बारे में बहुत रोचक और बेबाक तरीके से इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो बच्चों, जो लेखिका मृदुला गर्ग हैं वो एक उस समय की उनका जन्म हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और चारों तरफ आज़ादी की लड़ाई का माहौल बना हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व के बारे में। इनका जो जन्म है तो कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए इकोनॉमिक्स में किया। भारत के अनेक शहरों में रहने के बाद 1974 में दिल्ली में रह कर के इन्होंने इंडिपेंडेंट लेखन किया। कथा, कहानी और निबंध इन्होंने खूब लिखे हैं और इन्होंने उनके जो चली आ रही जो परिपाटी है लेखन शैली में, उस परिपाटी से अलग हटकर, लीक से हटकर उन्होंने लेखन कार्य किया है। बच्चों, इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी जो रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब, ये सारे उपन्यास हैं। संगति विसंगति ये कहानियों का संग्रह है। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह हैं। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। ये जो पाठ है मेरे संग की औरतें, तो लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन काल में उनके साथ जो महिलाओं के व्यक्तित्व का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनके बारे में उन्होंने रोचक शैली से वर्णन किया है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि यह एक नए प्रकार की शैली में, स्टाइल में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण है जो कि प्रोज स्टाइल में लिखा गया है। संस्मरण क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को यादों के सहारे वर्णन करें तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है कि आप रूढ़ियों का पालन करें, ट्रेडिशनल वे में जिएं, फिर भी लीक से हटकर, लीक मतलब चली आ रही परंपराओं से हटकर हम कैसे जिएं। तो इस पूरी पाठ के अंतर्गत उन महिलाओं के व्यक्तित्व के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करें। ये कहानी लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने जीवन पर प्रभाव छोड़ने वाली और उनके घर से संबंधित महिलाओं के व्यक्तित्व और उनसे जुड़े प्रसंगों के विषय में इस पाठ में बताया है। जो इनकी महिलाएं, जिन महिलाओं के बारे में उन्होंने इस संस्मरण में चर्चा की है, वो हैं उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ, स्वयं लेखिका और उनकी 4 बहनें, मंजुल भगत जिनका घर का नाम रानी था, मृदुला गर्ग स्वयं जिनका घर का नाम उमा था, चित्रा जिनका घर का नाम गौरी था, रेणु और अचला। इनके बारे में इन्होंने इस पाठ में, इस संस्मरण में विस्तार से बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका शुरुआत करते हैं लेखिका की नानी से कि उनके व्यक्तित्व के विषय में लेखिका क्या इस संस्मरण के माध्यम से बताती है। उनकी नानी एक अनपढ़, पारंपरिक और पर्दानशी औरत थी। अनपढ़ थी, ट्रेडिशनल थी, परिपाटियों का पालन करती थी और सबसे बड़ी बात पर्दानशी थी, पर्दा करती थी। उनके पति, जो कि लेखिका के नाना हैं, उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी और विलायती रीति रिवाज के साथ जीवन बसर वो करने लग गए थे। इंडिया आए तो उनका जो स्टाइल था वो अंग्रेजी स्टाइल से वो अपना जीवन जीने लगे। लेकिन इससे उनके अंग्रेजी स्टाइल के जीवन जीने का नानी के रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ना ही ताउम्र पूरे जीवन भर अपनी किसी इच्छा अनिच्छा या पसंद नापसंद नाना के सामने रखी। वो नाना के जीवनचर्या से या जीवन स्टाइल से वो प्रभावित नहीं हुई, वो अपनी स्टाइल में जीवन जीती रही। बच्चों, इसके बाद
जो है, अब जब लेखिका की नानी अंतिम उसकी मृत्यु के दिन नज़दीक आए, उसको अपनी मृत्यु नज़दीक दिखाई पड़ने लगी, तो उन्होंने सब परिपाटियों को त्याग करके जब उनकी उम्र मौत के करीब उन्होंने अपने आप को पाया, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी उनके पास जो थी, उसकी शादी की फिक्र उनको होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि उनके पति जो स्वयं विलायती जीवन शैली जीते हैं, अगर वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढेंगे तो कोई वो साहबों का या अंग्रेज़ों का कोई गुलाम होगा। तो उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के सामने, अर्थात लेखिका के नाना के सामने, उन्होंने कहा कि आप अपने मित्र, नाना के जो मित्र थे और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पति ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया। प्यारेलाल शर्मा से उन्होंने अपनी बेटी के लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी को वर के रूप में खोजकर शादी करवाने की बात रखी, कि उन्होंने कहा कि मेरे पति स्वयं अंग्रेजी स्टाइल से जीवन जीते हैं, तो अगर ये वर ढूंढेंगे तो कोई अंग्रेज़ों का कोई चमचा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि प्यारेलाल जी आप मेरी बेटी के लिए वर ढूंढें, और वो वर अंग्रेज़ों का कोई चमचा ना हो बल्कि कोई आज़ादी का सेनानी हो। तो बच्चों, अब आप यहाँ देखिए कि नानी लीक से हटकर चलने वाली औरत बनी, क्योंकि वो स्वयं एक परंपरागत थी, पर्दानशी थी, अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी का जो का रिश्ता है वो जो है एक कोई आज़ादी के सेनानी से हो या फिर उसके सिपाही से हो। लेखिका की नानी, और जो इस पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि वो उनके जो मित्र हैं, जो नाना हैं, नाना आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रही है, नाना हैं और ये प्यारेलाल जी हैं, इनसे मुलाकात वो करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अब लेखिका का जो लेखिका अपने विचार व्यक्त करती है नानी के चरित्र के बारे में। क्या लिखती है वो, कि लेखिका का मत है कि उनकी नानी ने नाना की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया, किंतु वे अपनी ज़िंदगी को अपने पारंपरिक घरेलू और उबाऊ तरीके से जरूर जीती थी, किंतु अपनी मर्जी से जीती रही। अपनी मर्जी से जीवन जीना ही अपने आप में असली आज़ादी होती है। दूसरों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर ना होना में जो असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी, जो कि नानी ने अपने लिए चुनी थी। वे अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी आज़ाद ख्याल होंगी, ऐसा लेखिका का मानना है। तो बच्चों, यहाँ लेखिका की नानी के माध्यम से इस वार्तालाप के माध्यम से लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के विषय में बताया है। बच्चों, इसके बाद लेखिका बताती हैं उनकी माँ के बारे में, कि लेखिका की माँ चूँकि एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, इसके बावजूद वो अपनी माता की इच्छा का सम्मान करते हुए, माता ने इच्छा रखी कि उनकी जो शादी है किसी आज़ादी के सेनानी से हो, और पिता ने उनकी माता की बात को मान रखा। उनकी माँ का विवाह एक गरीब स्वतंत्रता सेनानी से हो जाता है। ब्रिटिश सरकार जिसे ICS की एक परीक्षा में बैठने नहीं देती है। इससे पता चलता है कि उनके पिता बहुत होशियार थे पढ़ने लिखने में, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनको ICS के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया था। लेखिका की माँ को खादी की भारी साड़ी पहननी पड़ती है, उसके लिए वह रात भर अभ्यास करती है। चूँकि लेखिका की माँ है वो बहुत नाजुक है, नाजों में पली बड़ी है, तो उसे वो भारी खादी की साड़ी पहनने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसे सादा जीवन और उच्च विचार की जैसी भावना रखनी होती है। इसके बाद जो लेखिका की दादी और पूरा परिवार है, लेकिन लेखिका की माँ का बड़ा सम्मान करते हैं। वो हालांकि घर का कोई काम नहीं करती है, अपने जो बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करती है, फिर भी कभी भी लेखिका की दादी है और उनका परिवार उनको कभी ताने नहीं मारता है। तो बच्चों, इसमें आगे बताया गया है कि जो लेखिका की माँ के साथ में और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। जो लेखिका के नाना, जो लेखिका की दादी का परिवार है, जो चूँकि उनके नाना बड़े साहब थे, बैरिस्टर थे, और उनके अंग्रेज़ों से अच्छे खासे संपर्क थे, तो उनके दबदबे से वो प्रभावित थे। एक तो उनका ये कारण था। दूसरा कारण क्या है कि लेखिका के नाना सिर्फ और सिर्फ पैदाइशी हिंदुस्तानी थे, अपने कर्म से और अपने जीवन जीने की स्टाइल से वो पूरी तरह से अंग्रेज़ थे।
ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखें कि लेखिका की माँ ने बच्चों के पालन पोषण में कोई योगदान नहीं दिया था। वे सिर्फ किताबें पढ़ती रहती थी और अपना समय पास करती थी। उनकी माँ सुंदर थी, ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, जिससे उन्हें घर में सम्मान प्राप्त हुआ। एक तो ईमानदार थी, सुंदर थी, सबसे बड़ी बात क्या है, वो झूठ नहीं बोलती थी। वो कभी भी किसी की जो बात को किसी और के साथ में साझा नहीं करती थी, वो बातों को गोपनीय रखती थी, इसलिए उसे घर के बाहर भी सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये दो कारण रहे कि माँ को सम्मान प्राप्त हुआ। एक तो वो ईमानदार थी, दूसरा कभी झूठ नहीं बोलती, और तीसरा वो किसी की बात को किसी और के साथ में नहीं कहती थी। इससे लेखिका की माँ को घर में और घर के बाहर भी सम्मान प्राप्त हुआ। लेखिका की दादी लेखिका की माँ को घर का काम करवाने के लिए बाध्य नहीं करती थी। वो कहती थी कि हम जो है हम जानते हैं किससे किस प्रकार का काम करवाया जाए, और वो लेकिन हर काम में वो लेखिका की माँ की सलाह ज़रूर लेती थी। बच्चों, इसके बाद आता है लेखिका की जो पिता का जो घर है, अर्थात दादी और वगैरह जो रहते हैं, उनका घर के माहौल किस प्रकार है। तो लेखिका बताती है कि उनके घर में सभी को अपना निजत्व या प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस ज़माने में भी 1945-46 में भी लोगों को अपनी प्राइवेसी बनाने की छूट थी, प्राइवेसी बनाए रखने की। उनके नाम कोई चिट्ठी आती थी, कोई किसी के नाम की चिट्ठी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोलता था, ना ही पढ़ता था। पिता के घर में सभी सदस्य एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद माँ की भूमिका जो है, बच्चों को पालने पोसने की जो भूमिका है, वो उनके पिता ने निभाई थी। माँ ने उनको उसमें कोई योगदान नहीं दिया। परंपरागत जो उसके दादा दादी की तरह दादी ने कभी भी लेखिका की माँ को घर का काम ना करने और बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों का जो जिम्मेदारी नहीं निभाती थी उसकी माँ, उसके लिए उन्हें कभी नाम नहीं धरा, कभी उन पर ताना नहीं मारा। तो यहाँ जो दादी है, दादी के ख्यालों से भी वो लगती है कि वो परंपरागत जरूर थी, लेकिन वो भी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है लेखिका की परदादी, जो लेखिका को अपनी नानी की तरह ही वो लीक से हटकर चलने वाली और खिसकी हुई औरत मालूम होती थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो परदादी थी वो लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। लीक से मतलब जो परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन चली आ रही है, उससे हटकर सोचने वाली और कार्य करने वाली महिला थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि उनके पास 2 या 2 से अधिक साड़ियाँ हो जाएगी तो वो तीसरी साड़ी को दान में दे देंगी। ये भी तो उन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया था। उन्होंने परंपरा से हटकर ये मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोह अर्थात लेखिका की जो माँ हैं को पहले बच्चे के रूप में लड़की ही पैदा हो। हालांकि उनके परिवार में लड़कियां खूब थी, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं थी, लड़कियां खूब थी, लेकिन उनकी पतोह को, बहुओं को पहले बच्चे के रूप में हमेशा बेटा ही प्राप्त हुआ था। तो लेखिका की परदादी ने कामना की कि मुझको लेखिका की माँ को सबसे पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा हो। और सबसे बड़ी बात क्या कि उसने इस जो मन्नत मांगी भगवान के सामने, उस मन्नत को सबके सामने बता भी दिया कि हाँ मैंने ये मन्नत मांगी है, सबके सामने उजागर कर दिया। इस मन्नत को क्या नाम थे उसको पब्लिक में बता दी सबको। और ईश्वर ने क्या किया, परदादी की जो मन्नत सुनी और उनको 5 लड़कियां और 1 लड़का दिया। लगातार 5 लड़कियां हुई और 5 लड़कियों के बाद उनका 1 लड़का भी हुआ जिसका नाम वो राजीव रखा गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करें कि लेखिका की परदादी के बारे में बताती है एक प्रसंग के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने अपने सहज स्वभाव से एक चोर का जीवन बदल दिया। घटना क्या थी कि एक बार शादी के दौरान जब रात्रि का जागने का प्रोग्राम हो रहा था तो हवेली में चोरी चुपके से एक चोर घुस आता है और वो चोर उस कमरे में चला जाता है जहाँ जो परदादी सोई हुई थी। हालांकि परदादी के सोने का कमरा नहीं था, लेकिन शोर से बचने के लिए परदादी किसी और कमरे में सोने लग गई थी। तो परदादी चोर की आवाज़ सुन करके उसकी नींद खुल जाती है और वो कहती हैं उस चोर को कि मुझे जाओ और कुएं से भर करके पानी पिलाओ। चोर कहता है कि मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ और पानी लेके आओ और पानी को अच्छी तरह से छानना। ठीक है। तो बच्चों, चोर है वो नानी की बात को फॉलो करते हुए कुएं से पानी लेने के लिए चला जाता है
और जब वो पानी लेने जाता है तो इस दरमियान घर के लोग उसे देख लेते हैं और उसको चोर को पकड़ लिया जाता है। चोर को नानी के परदादी के सामने पेश किया जाता है। दादी क्या करती है, परदादी उस लोटे का पानी लेती है और आधा पानी उसमें से पी लेती है, और जो आधा झूठा पानी है वो उसे चोर को पीने के लिए कहती है। चोर पानी पी लेता है, तब वो नानी कहती है कि अब चूंकि तूने मेरा झूठा पानी पी लिया है तो अब हम दोनों पिता जो माँ पुत्र के रिश्ते में बंध गए हैं। अब तू, तेरी मर्जी है, तू चाहे चोरी कर या फिर खेती कर। तो चोर परदादी की सहजता से प्रभावित होकर के चोरी करना छोड़ देता है और वो खेती करके अपना जीवन यापन करता है। तो बच्चों, इस प्रसंग के माध्यम से लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि सहज स्वभाव से भी अगर प्यार से ट्रीट किया जाए तो एक चोर भी एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद लेखिका की, जैसे बताया आपको मैंने, परदादी और चोर का प्रसंग आपको बताया। इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि ये लेखिका की दादी हैं, लोटे से पानी पी रही हैं, ये चोर है, और चोर को घर के जो निगहबान हैं, घर के जो पहरेदार हैं, उसको वो पकड़ लेते हैं। बच्चों, इसके बाद लेखिका बताने का प्रयास करती है कि परदादी का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कि परदादी और नानी और परदादी का प्रभाव लेखिका और उसकी बहनों पर खूब पड़ता है। क्या कि परदादी के प्रभाव से लेखिका और उनकी बहनों को अपनी लड़की होने पर या अपने लड़की एक गर्ल होने पर उन्हें कभी हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कभी उनको नहीं हुआ, और वे लीक से हटकर जिस प्रकार उनकी नानी और परदादी चलती थी वो भी चलती रही, वो दुनिया से अलग सोचती रही। और नानी के प्रभाव के कारण उनमें आज़ादी के प्रति एक रूमानी भावना हमेशा बनी रही। ठीक है, वो दिल से आज़ादी के प्रति सोचती रही। लेखिका टाइफाइड की वजह से जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसका समारोह आयोजित किया गया था, तो आज़ादी के जश्न में भाग वो नहीं ले पाई। तो उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोज नामक उपन्यास पढ़ने को दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद लेखिका आगे इस पाठ को बढ़ाती है और अपनी बहनों के बारे में बताती है कि एक तो उन्होंने पहले नानी के बारे में बताया, दादी के बारे में बताया और परदादी के बारे में बताया, दादी की भी सास के बारे में। ठीक है, अब वो अपनी बहनों के बारे में बोलती है कि लेखिका की बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंजुल भगत, जिसका घर का नाम रानी था, ने शादी के बाद अपना पैदाइशी जैन नाम छोड़ करके भगत नाम अपनाया। मंजुल भगत के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है बच्चों, और लेखिका ने खुद का जो नाम था मृदुला गर्ग, घर का नाम उमा था, चूँकि वो जैन थी, शादी के बाद उन्होंने मृदुला गर्ग नाम अपनाया, उससे लिखना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर की बहन चित्रा, जिसका घर का नाम गौरी था, वो लेखिका नहीं बनी। तीसरे और चौथे नंबर की बहनें लेखिका नहीं बनी उनका तर्क था कि घर में अगर सभी लिखेंगे तो पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर की लड़की रेनू जो थी वो भी लेखिका नहीं बनी। पहले 3 बहनों के 2-2 नाम थे, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग। बाद की जो चौथी और पाँचवीं बहन है उनके एक नाम ही थे। चौथी का नाम रेनू था और पाँचवीं का नाम अचला था। अचला बाद में लेखिका बनी और वो अंग्रेजी की लेखिका बनी, वो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया। और उनका जो छोटा भाई था, एकमात्र भाई राजीव, वो हिंदी के लेखक बने। बच्चों, उन्होंने बारी बारी से अपनी बहनों के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। सबसे पहले हम बात करें कि जो उनकी जो बहनें हैं जो लेखिका नहीं बनी, उनके बारे में बताने का प्रयास करती हैं। जो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि उनकी जो पहली 3 बहनें थीं, उनकी मंजुल भगत सबसे बड़ी बहन, लेखिका खुद मृदुला गर्ग, और जो तीसरे नंबर की उनकी जो बहन थी, तीसरे नंबर की बहन इनकी जो थी क्या चित्रा जो थी, तो पहली 2 जो थी वो लेखिका बनी। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर की लेखिका नहीं बनी और फिर बाद में 5वें नंबर की लेखिका बन जाती है। तो बच्चों, इसके बारे में वो जो लेखिका जो बहनें उनकी लेखिका नहीं बनती हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करती हैं। वो कहती हैं कि जो गैर लेखिका बहनें हैं वो उनसे भी ज़्यादा लीक से हटकर चलने वाली थी, अर्थात सवा शेर थी। कैसे? चौथे नंबर की जो बहन थी उसकी रेनू, वो गर्मी की दोपहरी में जब गाड़ी से बस के अड्डे से घर आने के लिए वो उनकी बहन गाड़ी लेकर जाती थी उनको लाने के लिए, तो उनको वो सामंतशाही का प्रतीक लगती थी। सामंतशाही मतलब राजा महाराजाओं की तरह, कि मानो वो जिस प्रकार राजा महाराजा पहले रथों में सवारी करते थे,
इस प्रकार उन्हें गाड़ी से घर पहुंचना सामंतशाही का प्रतीक लगती थी। वो उस भरी दोपहरी में उस गाड़ी में ना बैठ करके वो पैदल पैदल बस अड्डे से घर आया करती थी। तो इसके बाद एक बार क्या किया, उस बहन ने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र भी मंगवा लिया था उसको। तो इससे उसका क्या हुआ, आसपास के पड़ोस में उसका रुतबा बहुत बढ़ गया कि ये ऐसी लड़की है कि कुछ भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसे परीक्षा देने से बहुत परहेज था। इसी वजह से उसने बीए का इम्तिहान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पहले तर्क दीजिए, समझाइए कि बीए करने से क्या होता है। अगर मेरे समझ में आ गया कि बीए करने से कुछ अच्छा होगा तो मैं बीए के एग्ज़ाम दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। माता पिता ने, सभी ने समझाने का प्रयास किया, बीए कर लोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। अल्टीमेटली उनके जब बड़ी मुश्किल से जब उन्हें उनके पिता ने डांट पिलाई अच्छी सी, तो वो बीए करने के लिए राजी हुई। इस प्रकार सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो हमेशा सच बोलती थी और वो हंसी मजाक भी करती थी। जब उसे कोई इत्र गिफ्ट करते थे, कोई सेंट, तो बोलती थी मैं तो नहाती हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा लगता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन उसके सच में भी हंसी छुपी होती थी। ऐसा लगता था कि ऐसे बोल रही है वो कि मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं, मैं तो नहाती हूँ। इसका मतलब वो जो लोग इत्र लगाते हैं वो नहाते नहीं हैं। तो उसकी जो सच वाली बातें हैं वो हंसी, लोगों में हंसी की भावना उत्पन्न करती थी। बच्चों, इसके बाद वो बताने का प्रयास करती है अपनी जो दूसरी बहन है, जो लेखिका नहीं बनी, उसके बारे में। जो लेखिका की तीसरे नंबर की बहन थी, चित्रा, जिसका घर का नाम गौरी था, वो खुद को पढ़ने से अधिक औरों को पढ़ाने में उसकी रुचि थी। इस कारण उसके खुद के परीक्षा में कम अंक आते थे और जिन लोगों को वो पढ़ाती थी उनके अधिक अंक आते थे। इसके बाद वह जो सोच लेती थी वो करके मानती थी। वो अपनी बहुत जिद्दी थी। उसने पहली मुलाकात में जब उस लड़का उसको देखने आया, उसको पसंद कर लिया और लड़के को बताया भी नहीं कि मैंने आपको पसंद कर लिया है। और उस लड़के से शादी करने की जिद ठान ली। लड़के ने भी उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए, क्योंकि लड़के को उसने पहले बता दिया था कि जो मैं सोच लेती हूँ वो करके मानती हूँ। इसके बाद जो उसकी सबसे छोटी बहन थी अचला, वो थोड़ी कम खिसकी थी, लेकिन बोलते कम लीक से हटकर चलने वाली थी। उसने पिता की आज्ञा से पढ़ाई की, उसके पिता की पसंद से ही शादी भी की, लेकिन घर बार में जब मन नहीं लगा उसका, तो 30 वर्ष की उम्र के बाद वो भी लेखिका बन जाती है और अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू कर देती है। बच्चों, इसके बाद लेखिका बताती है और अपनी बहनों के बारे में और जानकारी प्रदान करती है। वो कहती है कि उसकी सभी बहनों में कुछ बातें बहुत समान थी, कॉमन थी। जैसे कि घर बार को परंपरागत रूप से उन्होंने भले ही ना चलाया हो, उसमें घर बार में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। ऐसी मुसीबत भी आई कि जब उनकी शादी तलाक की नौबत पर पहुंच गई, लेकिन उसे फिर भी कायम रखा, बनाए रखा। मतलब उस जो शादी को उन्होंने टूटने नहीं दिया। ठीक है, एक बार जिससे शादी की उसे ताउम्र कायम रखा। उनका मानना था कि मर्द बदलने से जो काम सिद्ध नहीं होते हैं, बल्कि घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से अगर जीवन जिया जाए तो उसमें ज़्यादा जो है वो प्रशंसा की बात है। बच्चों, इसके बाद लेखिका जो उस समय चली आ रही रूढ़ियों के बारे में बताती है। वो कहती है कि लेखिका शादी के बाद डालमिया नगर बिहार में जाकर के रहने लगती है। वहाँ औरतों को अपने पति के साथ भी पिक्चर देखने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ लोग उसको बुरा मानते थे, लेकिन लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। उसे सब कुछ ये बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। लेखिका ने साल भर के भीतर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। उनसे नाटक में जो थिएटर थे उनमें काम करवाया और उन्होंने उसी नाटक मंचन से अकाल राहत कोष के लिए भी पैसों को इकट्ठा किया, जो दान में दिया, लोगों की सहायता की। बच्चों, लेखिका ने इसके बाद एक और संस्मरण सुनाती है। वो जब उसने शिक्षा के लिए जो प्रयास करती है उसके बारे में बताती है। वो एक बार वो कर्नाटक के बागलकोट में रही थी। वहाँ कोई ढंग का स्कूल बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे थे। लोगों से बात करने पर लोगों ने सलाह दी कि यहाँ पास के जो कैथोलिक बिशप है, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, वहाँ उनसे जाकर संपर्क किया जाए। लेखिका उनसे मिली तो उनको जो बिशप ने कहा कि यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल नहीं, बच्चे नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं खोल सकता। लेखिका के बार बार समझाने पर उन्होंने कहा कि आप वादा करो कि अगले बहुत सालों तक इसमें बच्चे पढ़ते रहेंगे। लेखिका ने कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती।
हमें अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं कि आगे आगे पल में क्या होने वाला है। ठीक है। इसके बाद बिशप ने कहा कि बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा की समस्या है आपकी है, मेरी नहीं है, आप अपना इंतजाम खुद कीजिए। लेखिका को ये बात चुभ गई क्योंकि ये बात सच भी थी। लेकिन वो लेखिका ने अपने ऐसे बहुत सारे मेहनती लोगों, जो खिसके लोग थे, लीक से हटकर चलने वाले लोग थे, उनकी मदद से अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाए जाने वाले प्राइमरी स्कूल को उन्होंने यहाँ पे खोला और स्कूल में बहुत समय तक बच्चे पढ़ते रहे और आगे जाकर के वो बच्चे बड़ा नाम भी कमाए, अच्छे अच्छे पोस्ट पर वो पहुँचते हैं। बच्चों, इसके बाद हम बात करें कि जो लेखिका की छोटी बहन रेनू, उसके बारे में लेखिका बताती है कि जो रेनू है उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है। लेखिका की छोटी बहन रेनू थी, उन्होंने जिद्दीपन का नमूना वो पेश करती हैं। एक इंसिडेंट सुनाती है कि 1950 के समय एक अंतिम दौर में एक दिन दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। घर वालों ने मना किया कि आज स्कूल बंद होगा, आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं मानी। वो चुपचाप घर से छाता लेकर निकल गई और 2 मील एक साइड का रास्ता था स्कूल का घर से। वो पैदल चल के जाती है, वहाँ देखती है कि स्कूल पर ताला टंगा हुआ है। वो वापस लौट के आती है तो घर वाले बोलते मैंने आपको पहले मना किया था। तो वो कहती है कि इसमें मना करने वाली बात कहाँ से आई, मैं गई, स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो लेखिका कहती है कि जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर में बिल्कुल अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो लेखिका ने रेनू के उस अकेलेपन के जाने में और उस आनंद की जो प्राप्ति उसको हुई, उसके बारे में इन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से बताया है। बच्चों, अब हम देखते हैं इसके कुछ परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चूँकि हमको पता है कि जो इसमें से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित क्यों थी प्रभावित वो? लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित नहीं थी, ना ही वो कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, परंतु एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की मालकिन थी वो। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले उन्होंने अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से ना हो, क्योंकि वह जिनके पति थे खुद अंग्रेज़ों के समर्थक थे। वे अपनी तरह अपनी आज़ादी का दीवाना कोई ढूंढे। उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल जी से कहा कि अपने पसंद का कोई व्यक्ति जो कि आज़ादी का दीवाना हो वो ढूंढें। वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती थी, उनके मन में भावना थी, परंतु वो कभी घर से बाहर उन्होंने कदम कभी नहीं रखा था। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो उनका कोई डायरेक्ट भागीदारी नहीं थी। वह प्रत्यक्ष रूप से भले आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उन्होंने सदैव इस लड़ाई में वो शामिल रहीं। इसका मुख्य उदाहरण क्या था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेजों की चाटुकारिता या गुलामी करने वाला कोई व्यक्ति। बच्चों, अगला प्रश्न देखें इसका, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के प्रकाश में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए, उनकी माँ की क्या विशेषताएं थी? लेखिका की माँ एक संपन्न बैरिस्टर की बेटी थी, अमीर बाप की बेटी थी। वे अपनी माँ की ही भांति खुद स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी और माँ के जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, परंतु वे सारे घर की प्यारी थी। क्यों थी? उनके लिए लेखिका ने कहा है कि वो घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहती हो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी। यही कारण था कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति, चाहे बाहर के ही उनके मित्र थे, उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे, क्योंकि वो एक अमीर बाप की लड़की थी और वो ईमानदार थी और हमेशा सच बोलती थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र हमें बताना है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था। लेखिका की दादी का घर का जो माहौल था वो स्वतंत्रता से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। वे अपनी बहुओं और बेटियों पर ताना या उलाना नहीं देती थी।
उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में उनको समान अधिकार प्राप्त था सभी को। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश से, उस समय के माहौल से बिल्कुल अलग था। उस समय उनकी परदादी द्वारा लड़की की मांग करना, मन्नत मांगना, इस बात से सभी लोग हैरान थे, पर उनकी दादी की भी यही इच्छा थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें कि हम अपनी कल्पना से ये बताने का प्रयास कीजिए कि परदादी ने पतोहू के लिए, लेखिका की माँ के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। उनकी दादी एक अलग स्वभाव की परदादी थी, उनकी अलग स्वभाव की औरत थी। लेखिका के अनुसार उनकी जो परदादी थी लोगों से अलग ही चला करती थी। वे सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, चली चलाई परिपाटी में चलने का शौक नहीं था। परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती होंगी। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपने पतोहू को के पहले बच्चे के रूप में लड़की की या कन्या की कामना की। 5 कन्या होने पर भी उन्होंने कभी लेखिका की माँ को ताना या उलाना नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात थी उस समय, जबकि लड़कियों को पैदा होना बड़ा बुरा समझा जाता था। इसके बावजूद 5 लड़कियां होने पर भी लेखिका की माँ को कभी ताना उन्होंने नहीं दिया। बच्चों अगला प्रश्न देखें। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से, प्रेम से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ में यदि कोई ऐसा उदाहरण उसके बारे में हमको बताना है। तो जो चोर का इंसिडेंट था, लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस चोर की बदकिस्मती थी कि वे लेखिका की जो दादी माँ हैं उसके कमरे में घुस गया था। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि चोर है, उसको ना डराया ना धमकाया, बल्कि सहजता पूर्वक आसानी से उसको सुधार दिया। उन्होंने ना सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, बल्कि उसी लोटे से उसको झूठा पानी भी पिलाया, जिससे और अपने और चोर के बीच में माँ बेटे का रिश्ता कायम कर लिया। क्या हुआ इससे उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और ताउम्र वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लग गया। बच्चों अगला प्रश्न देखें इसका। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए। हमने इसमें बताया कि वो बागलकोट थी कर्नाटका के। वहाँ जो बच्चों के पढ़ने का कोई स्कूल नहीं था, लेकिन लेखिका थी से बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। इनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य में उन्होंने कर्नाटक के छोटा सा कस्बा था बागलकोट, वहाँ जहाँ पर बच्चों का स्कूल नहीं था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया था उन्होंने। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, बिशप ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेखिका इससे लेकिन निराश नहीं हुई। उन्होंने अपने प्रयासों से 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल, 3 भाषा कौन की, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, ऐसे स्कूल को प्रारंभ किया और उसको मान्यता भी दिलवाई। तो इस प्रकार लेखिका की माँ ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवा करके बहुत बड़ा कार्य किया। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर हमको बताना है कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से दिखाया जाता है। अमीर हो, ताकतवर हो, कैसे लोगों को। तो इस पाठ में बताया गया कि जो इंसान सदैव सत्य बोलें, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, दृढ़ निश्चयी हों, फर्म डिटर्मिनेशन उनके अंदर हो, दूसरों की बातों को की गोपनीयता को, दूसरों की बातों को जो कही बात है, सीक्रेट बात है, उसको किसी और से ना कहें, जो सबके साथ समान व्यवहार करें, समाज की भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहें और अपने कर्तव्यों से दूर ना हों। ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। जैसा कि रेनू के संदर्भ में ये लाइन थी। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उनकी बहनें एकांत प्रिय स्वभाव की थी, क्योंकि वो लेखिकाएं थी। लेखिका उनकी बहनों के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत जो पक्ष था वो क्या था, वे सभी जिद्दी स्वभाव की, दोनों जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु जिद से वे हमेशा सही कार्य को अंजाम दिया करती थी, बुरे कार्य की जिद वो नहीं करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था उनको, इसलिए बच्चों का भला हुआ। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामी थीं। इसी कारण अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने में वो सदा आगे रहीं, सदा वो सफलताएं प्राप्त करती रहीं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस पाठ का सार और इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको
बताने जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।